हाँ, क्या हाल चाल प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। और 1.5 महीना हो गया इस चैप्टर को चालू करो यार, सीरियसली। मतलब जुलाई मिड में शायद चालू किया था, बच्चे कल बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में, और बोल रहे सर अगस्त खत्म होने वाला है, पर चैप्टर बहुत बड़ा है। देखो ना यार कितने वीडियोस बने, मतलब आप मान के चलो लगभग 45 से 46 वीडियोस बन चुके हैं, ग्रुप 15, 16 और 17 मिलाकर। तो बस सितंबर के फर्स्ट वीक में खत्म कर देंगे। जल्दी से इस चीज पर आज हम लोग स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले पिछली क्लास में क्लोरीन पढ़ लिया था, अब क्लोरीन थोड़ा बोरिंग हो गया था, तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करते हैं, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन्स। और इसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, फिर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। तो थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन पढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग और काफी मस्त टॉपिक है। तो व्हाट इज ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन? क्या मुझे ऑक्सो एसिड बताना पड़ेगा? नहीं, सिंपल सी बात है, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप हो, और वो H+ आयन रिलीज कर दे, उसको ऑक्सो एसिड बोला जाता है। वैसे ऑक्सो एसिड की एक कंडीशन और होती है कि उसमें जो आपका सेंट्रल एटम होता है, यहां पर हेलोजन है, उससे डबल बॉन्ड O हो। लेकिन हेलोजन के अंदर ऑक्सो एसिड कुछ ऐसे भी देखे जाते हैं जिनमें डबल बॉन्ड O की जरूरत नहीं होती, और ऐसे ऑक्सो एसिड्स को बोला जाता है हाइपो हेलस एसिड्स। क्या बोला जाता है ऐसो को? हाइपोहेलस एसिड्स। इन हाइपोहेलस एसिड्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है HOX। क्या होता है? HOX। यहां पर इनका अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं तो क्या पाया जाता है? +1। अगर हम इनके शेप की बात करें तो यहां पर आपको बीचों बीच एक ऑक्सीजन दिखता है, यहां पर जुड़ा हुआ होता है H, और यहां पर आपके जुड़ा हुआ होता है X। क्या यह बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरीके की? पक्की बात। सेकंड आपके पास में आते हैं हेलस एसिड। देखो नाम इनके याद करना मेरे को बहुत आसान लगते हैं, इनके नाम याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। हेलस एसिड, पहले आया हाइपोहेलस, फिर आया हेलस। यहां पर आपके हेलोजन के ऊपर +3 चार्ज होता है, और यहां पर यह बन जाता है HOXO। क्या बन जाता है? होक्सो ओ, HOXO। कैसे बनेगा देखो, ये तुम्हारा O, ये तुम्हारा H, और ये तुम्हारा X एज इट इज रहेगा, बस यहां पर एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड O लग जाता है। तो दिस इज योर हेलस एसिड, ठीक है। कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की, कोई भी परेशानी? HOXO। तो यहां पर आप देखेंगे यहां से आएगा -2, यहां से आएगा -1, तो ये +3 चार्ज हो जाएगा। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत आ रही है? फिर आगे बढ़ते हैं, हेलिक एसिड्स। तीसरे टाइप के एसिड्स कौन से होते हैं? हेलिक एसिड। अब प्यारे बच्चों, हेलिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या देखने को मिलेगा? हेलोजन का +5, फॉर्मूला इज HOXO2। देखो सब में HOX कॉमन है, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं X के बाद, इसमें X के बाद एक ऑक्सीजन, इसमें X के बाद 2 ऑक्सीजन। अच्छा मैं आपको बता दूं, कैमरा धोखा दे गया था, कैमरा हमें धोखा दे चुका है, तो मैं एक बार वापस से यहां पर बना देता हूं। इसका शेप HOX, इसका शेप HOX डबल बॉन्ड O। तो इसमें क्या हो जाएगा लाडले बच्चों? HOX डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो आप समझ रहे हो, बस बड़ा बेसिक और बड़ा इजी चल रहा है। तो हाइपोहेलस, देन हेलस, देन हेलिक एसिड, एंड देन लास्ट में आ जाएगा आपका पर हेलिक एसिड। देखो नाम भी बड़ा इजी है। अब क्या आ गया? पर हेलिक। इसको पर लग गए, क्यों पर लग गए? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, गुंडा बन गया। फॉर्मूला HOX, सब में कॉमन है O, उसमें कोई नहीं, इसमें 1, इसमें 2, तो इसमें 3। इजी पीजी। अच्छा स्ट्रक्चर, सर स्ट्रक्चर तो बहुत टफ दिख रहा है। नहीं भैया, HOX सब में कॉमन। इसमें एक ऑक्सीजन बढ़ा तो एक ऑक्सीजन यहां आ गया, 2 ऑक्सीजन बढ़े तो 2 ऑक्सीजन आ गए, 3 ऑक्सीजन बढ़े
तो 3 बना दो, अरे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इस कैमरे को हम बहुत जल्दी बदलेंगे। पूरा 12 मिनट शूट कर दिया, बाद में पता चला बंद हो गया 3 मिनट पे, बड़ा दुख हुआ। हा, यहां दुखा, यहां। खैर ठीक है, फिर से शूट कर दिया मैंने। तो प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आ गई। तो इतने टाइप के ऑक्सो एसिड्स अवेलेबल होते हैं, इतने टाइप के ऑक्सो एसिड्स मेरे प्यारे बच्चों के पास में अवेलेबल होते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सा हेलोजन कौन से टाइप के ऑक्सो एसिड बनाता है और कौन से टाइप के ऑक्सो एसिड नहीं बनाता। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलो, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग यहां पर एक काम करते हैं, ये सब मिटा देते हैं और हमारी NCERT जो कहती है हम वैसा ही करेंगे। सबसे पहले क्या? हाइपोहेलस यानी कि HOX टाइप, फिर हेलस यानी कि कौन सा? HOXO टाइप। अरे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? देन आपका हेलिक इस HOXO2, देन पर हेलिक इज HOXO3। तो प्यारे बच्चों, ये 4 टाइप के अवेलेबल होते हैं। चलो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो। इस पे +1, इस पे +3, इसमें +5, इसमें +7। हम लोग सब जानते हैं इनके अंदर d ऑर्बिटल जो होता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग होती है तो +1 से +3, +3 से +5, +5 से +7 होता है। अच्छा, हाइपोहेलस की बात करें तो आपको मिलेगा HOF। अच्छा देखो, नाम कितना इजी है। हाइपो लगा दो और हेलस की जगह फ्लोरीन लिख दो तो फ्लोरीन बन जाएगा फ्लोरस। तो ये हाइपोफ्लोरस एसिड हो गया। देन HOCl इज हाइपोक्लोरस, बहुत इजी है। देन HOBr, अरे बहुत ही ज्यादा इजी है, हाइपोब्रोमस। और तेरी आसिकता से क्या तू हमें पागल समझता है? हाइपो आयोडस, हाइपो आयोडस। एसिड 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 सब में लगा लेना। ठीक है, ये पॉसिबल हो गए। चलिए, हेलस के अंदर बात करें तो फ्लोरीन नहीं बनाता। अब फ्लोरीन और कोई नहीं बनाएगा, अब फ्लोरीन और किसी टाइप का ऑक्सो एसिड नहीं बनाएगा। क्यों? थोड़ी देर बाद मैं आपको लिखवा दूंगा इसका स्टेटमेंट, लेकिन अभी ध्यान रखना, क्योंकि फ्लोरीन के पास एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है। फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, इसलिए फ्लोरीन सिर्फ एक ही टाइप का ऑक्सो एसिड बनाता है, बाकी सारे वो नहीं बनाता। लेकिन अगर अपन बात करें +3 में तो यहां हो जाएगा HOClO, देन HOClO2, देन HOClO3। क्लोरीन तीनों टाइप के बनाएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट यहां पर देखा गया है कि आयोडीन और ब्रोमीन हेलस एसिड्स नहीं बनाते। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो स्टेबल नहीं होते बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज। वो इस टाइप के आयंस नहीं बना पाते, समझ गए? लेकिन जब साइज बड़ा हो जाता है और जब यहां पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाते हैं तो इनको स्टेबिलिटी मिल जाती है। देखो मेरी बात समझो, एक मोटा गेंडा पर्सन यहां पर बैठा है, एक मोटा गेंडा पर्सन यहां पर बैठा है। अब इस मोटे गेंडे पर्सन को एक ऑक्सीजन यहां से और एक ऑक्सीजन यहां से संभाले थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जब यहां पर इसको ज्यादा सपोर्ट मिलने लगेगा तो इस गेंडे को संभालना आसान हो जाएगा। तो यहां पर आयोनिक स्टेबिलिटीज की वजह से ऐसा बोला जाता है कि यहां पर ब्रोमीन और आयोडीन हेलस एसिड नहीं बनाते। लेकिन जब आप यहां पर देखेंगे तो HOBrO2 NHOBrO3 फॉर्म होता है, देन HOIO2 NHOIO3 बनता है। नाम वाम रख लेना अपने हिसाब से। क्या है इसका नाम? क्लोरस एसिड। इसका नाम क्या पड़ेगा? क्लोरिक, क्योंकि ये हेलिक है तो हेलिक से बन गया क्लोरिक एसिड। यह बन गया ब्रोमिक एसिड। सबके नाम क्या आ गया? इक लगा दो।
एक था राजा एक थी रानी, आयोडिक एसिड बन गया, खत्म कहानी। फिर पर है लिख तो क्या हो जाएगा, पर क्लोरिक एसिड, पर 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 आयोडिक एसिड। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये इतने टाइप के तुम्हारे पास में ऑक्सो एसिड्स अवेलेबल होते हैं। अच्छा, शेप सबके एक जैसे होंगे, शेप में कोई चिंता वाली बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने पर हेलिक की बात की तो शेप कैसा था, H O X डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो बस X की जगह क्लोरीन रख दो, ब्रोमीन रख दो और आयोडीन रख दो, बिल्कुल ऐसे रहेगा। इसका शेप क्या था, H O X डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो बस X की जगह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रख दो। इसका शेप क्या होगा, H O Cl डबल बॉन्ड O। ठीक है, और इसका शेप तो अपने को मालूम है, सिंपल सोबर HOX। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो ये आपके ओवरऑल जितने ऑक्सो एसिड्स होते हैं ये सब हो गए। एक बार जरा इस टेबल का पिक्चर क्लिक कर लो, खिंचिक कर लो जरा इसको, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, बट फॉर जेई नीड पर्पस थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रखती है। तो जरा फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों। ओके मेरे प्यारे बच्चों, हो गया ये। चलिए, तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चों के लिए एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है, आपको इतना ही पढ़ना था। लेकिन गाइस ये सफिशिएंट नहीं है, यस इट इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि अगर मेरे गुलगुलों को अगर क्वेश्चन आ गया एसिडिक प्रॉपर्टीज के ऊपर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों हेडिंग डालो, पहली प्रॉपर्टी हम लोग यहां पर पढ़ेंगे एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सो एसिड्स, है ना। हम लोग यहां पर जो हमारे ऑक्सो एसिड्स हैं, हम इन ऑक्सो एसिड्स की एसिडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। मतलब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑक्सो एसिड ज्यादा एसिडिक है, मतलब कंपैरिजन होना चाहिए। तो देखो यहां पर दो टाइप का कंपैरिजन चलेगा। पहला कंपैरिजन, अगर फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपके पास में HOCl है, आपके पास में HOBr है और आपके पास में HOI है, ठीक है। या आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि या तो आपके पास में HOClO है, वैसे इसमें क्या पूछेंगे, ये तो अकेला ही है, तो ठीक है HOClO2 है, HOBrO2 है या HOiO2 है, ठीक है। ये आपके पास में पर वाला जो होता है, पर हैलेट्स है ना, तो HOClO3 है या HOBrO3 है या HOiO3 है। इन सब की आप लोगों से क्या पूछी जा सकती है, एसिडिक प्रॉपर्टी। तो बेटा इन सब का आंसर एक ही है, इन सब का आंसर एक ही है। इन सब के अंदर अगर आपसे कोई एसिडिक स्ट्रेंथ का पूछेगा तो जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ता जाएगा एसिडिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती जाएगी। तो यहां पर आप लोग जो ट्रेंड लिखेंगे वो क्या ट्रेंड लिखेंगे, दैट एस द साइज ऑफ हेलोजन increases the acidic properties decreases। तो ये ट्रेंड तो हमको याद हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों, ट्रेंड समझ में आ गया। किसी भी टाइप का आपके पास में ऑक्सो एसिड हो, किसी भी टाइप का, भले ही +1 वाला हो, +3 वाला हो या +7 वाला हो, और ये 3 2 6 और ये +5 वाला हो, तो किसी भी टाइप वाला अगर आपके पास में ऑक्सो एसिड हो तो ट्रेंड क्या होगा, क्लियर। मेरे ख्याल से ट्रेंड समझ में आ गया होगा। लेकिन इसका रीजन, नाउ गाइस बड़े ध्यान से, बड़े आराम से इसके रीजन की तरफ फोकस करो। इसका रीजन एक बार समझाऊंगा,
सब में वही रीजन फॉलो होगा। एक का रीजन समझ लो, सब में फॉलो हो जाएगा। चलो अपन यहां पर इन तीनों को देखते हैं। देखो यहां पर तुम्हारे पास में H है, O है, Cl है। H है, O है, Br है, H है, O है, I है। ना प्यारे बच्चों, हम लोग सब जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यानी यहां वाले केस में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। यहां वाले केस में भी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा देन ब्रोमीन, और यहां वाले केस में भी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा देन आयोडीन। इनफैक्ट हाइड्रोजन से भी ज्यादा होगा। अब यहां पर प्यारे बच्चों, अगर हम इस क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक साइज छोटा है, ब्रोमीन का एटॉमिक साइज थोड़ा बड़ा है, और आयोडीन का एटॉमिक साइज और बड़ा है। अब होता क्या है, मैंने माना कि ऑक्सीजन क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैंने क्या बोला, मैंने माना, और ऐसा होता भी है कि ऑक्सीजन क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन क्लोरीन भी कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, क्लोरीन भी अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। इस वजह से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ जाएगा जरूर, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जा पाएगा जितना ज्यादा आपको ब्रोमीन में जाता हुआ दिखेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? यहां पर क्या होगा, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से बहुत कम है, ऑक्सीजन क्या करेगा, इस ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, यानी इस ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को पूरी ताकत लगाकर अपनी ओर खिसकाने की कोशिश करेगा। तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको थोड़ा अंडे जैसा बनता हुआ दिखेगा, यानी ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ चला गया, ऑक्सीजन की तरफ चला गया। और आयोडीन वाले केस में तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है और आयोडीन का साइज भी बड़ा होता है। तो यहां पर सारे फैक्टर्स इस बात को प्रमोट करेंगे कि ऑक्सीजन की तरफ आयोडीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरी तरह चला जाएगा और यह एक ज्यादा बड़ा अंडे की तरह आपको दिखने लगेगा। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन क्लोरीन वाले केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्लोरीन भी अपने आप में काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसलिए क्लोरीन वाले केस में आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ जाता हुआ दिखेगा, लेकिन ज्यादा नहीं। तो यहां वाले केस में आप क्या बोलेंगे, यहां वाले आप केस में बोलेंगे दैट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या कुछ बुक्स में आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी लिखी जा सकती है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ क्लोरीन डू नॉट शिफ्ट मच टूवर्ड्स ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन की तरफ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा शिफ्ट नहीं होगा। लेकिन ऑक्सीजन तो क्या भूखा है, दरिंदा है, ये भूखा दरिंदा है, इसको तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड चाहिए, मतलब चाहिए। अब क्लोरीन तो बोल रहा है कि मैं भी भूखा दरिंदा हूं, तू मेरे से ज्यादा जरूर है तो तू थोड़ा सा मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड रख ले, लेकिन मैं दादा आदमी हूं, मैं अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा। तो ऑक्सीजन बोलेगा ठीक है, ये परेशान कर रहा है, ये परेशान कर रहा है, लेकिन फिर वो देखेगा हाइड्रोजन भी तो है मेरे पास, तो साला क्लोरीन अगर तू हमको नहीं दे रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो हम क्या करेंगे, हम पूरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच लेंगे। तो अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पूरा अपनी ओर खींच लेगा। उस वजह से ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? इस वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन शिफ्ट्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ OH बॉन्ड टूवर्ड्स इटसेल्फ। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऑक्सीजन क्या करेगा, क्योंकि क्लोरीन से उसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाया जितना उसको चाहिए था, तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। उस वजह से क्या होगा, इस तरीके से खींचतान की वजह से ये बॉन्ड हो जाएगा कमजोर। और जब ये बॉन्ड कमजोर हो जाएगा तो क्या हाइड्रोजन का निकलना आसान नहीं हो जाएगा?
हाँ, अरे जब बॉन्ड ही कमजोर हो गया और ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से अपनी ओर खींच लिया, तो फिर यह हाइड्रोजन तो वीक हो गया। तो इसका मतलब यह है कि अब यह हाइड्रोजन बड़े आराम से बाहर निकल सकता है। और कैसे निकलेगा? H पॉजिटिव के फॉर्म में। और जितना ज्यादा H पॉजिटिव छोड़ा जाएगा सब्सटेंस, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? एसिडिक। कंसेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं प्यारे बच्चों? क्लियर हुई ये चीज? एक बार फिर से आपके लिए रिपीट करता हूं। जितना ज्यादा छोटा हेलोजन होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। उस वजह से ऑक्सीजन उस छोटे हेलोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को या उस हेलोजन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। तो फिर ऑक्सीजन जब उस हेलोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर नहीं खींच पाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर नहीं ला पाएगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? फिर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका तो काम है इलेक्ट्रॉन्स को खींचना। तो वो फिर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच के अपनी ओर ले आएगा, अपने ऊपर ले आएगा। उस वजह से O और H के बीच का ये जो बॉन्ड है ये वीक हो जाएगा, ये कमजोर हो जाएगा। और कमजोर होने की वजह से ये बॉन्ड इंस्टेंटली टूट जाएगा। और क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच चुका है, अब हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में H+ के फॉर्म में बाहर आएगा। और ये वाला मॉलिक्यूल क्योंकि इजीली H+ छोड़ रहा है इसलिए ज्यादा एसिडिक होगा। अब यहां देखो, यहां पर ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ जा चुका है, तो यहां पर ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा तो जरूर, बट नॉट वेरी स्ट्रांगली, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ब्रोमीन की आ चुकी है। ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ जा चुकी है। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यानी उसको इलेक्ट्रॉन्स फील हो रहे हैं, उसको अपने चारों तरफ खूब सारे इलेक्ट्रॉन फील हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ, ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ जा चुकी है, तो अब उसका ध्यान हाइड्रोजन पे ज्यादा नहीं जाएगा, तो वो ज्यादा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींचेगा। इस वजह से ये बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड। तो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा जरूर, लेकिन उतना ज्यादा अच्छे से नहीं निकल पाएगा जितना यहां वाले केस में निकल रहा था। और यहां वाले केस में तो आयोडीन की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर जा चुकी है, तो ऑक्सीजन का तो यहां पर हाइड्रोजन पे ध्यान ना के बराबर रहेगा, ये इसको देखेगा ही नहीं। दैट मींस यहां पर OH का बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, और बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इजीली नहीं टूटता, तो यहां से H+ इतना आसानी से नहीं निकलेगा। यही केस नीचे वाले में भी होगा, यही केस इसके नीचे वाले में भी होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, किसी भी तरीके की परेशानी? तो ये रीजन होता है इसके एसिडिक बिहेवियर का। तो एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले जरा एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए, तो ये आपके इसके एसिडिक बिहेवियर के बारे में बातचीत हो गई। ये इसका एसिडिक बिहेवियर होगा कि भैया जितना बड़ा हेलोजन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी, उतनी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बनेगी, तो उतना ज्यादा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड कमजोर होगा और हाइड्रोजन इजीली रिलीज हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास में एक केस और बनेगा। अब दूसरा केस क्या बनेगा? मान लो आपके पास में HOCl है, आपके पास में HOClO है, HOClO2 है और HOClO3 है। अब आपके पास में एक ही हेलोजन के अलग अलग ऑक्सो एसिड्स हैं, तो इसमें ज्यादा अच्छा एसिडिक कौन होगा? ज्यादा अच्छी एसिडिक बिहेवियर किसका होगा, या कौन ऐसा होगा जो ज्यादा एसिडिटी शो करेगा? किसकी ज्यादा एसिडिटी होगी? क्या बोलेंगे इसमें? सोचो, बताऊं मैं? देखो, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इनके सबके पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, +1 +3 +5 +7। तो
ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, आप क्या याद रखेंगे, एस ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। सर जवाब, अच्छा यही का यही आपके ब्रोमीन में भी होगा और यही का यही आपके आयोडीन में भी होगा। तो सर इसका जवाब देखो प्यारे बच्चों, अगर मान लो HOCl ने H+ छोड़ दिया तो यहां पर क्या बचेगा, OCl, है ना, और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज भाई, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा, यहां पर जब ये H+ छोड़ देगा तो यहां बनेगा Cl, एक तरफ आपको दिखेगा डबल बॉन्ड O और एक तरफ मिलेगा आपको O नेगेटिव। यहां देखो, यहां पर जब H+ जाएगा तो यहां पर आपको दिखेगा Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। और यहां वाले केस में क्या होगा, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। अब आप यहां पर खुद देखो, मुझे खुद बताओ इन चारों एनायंस में से, इन चारों एनायंस में से सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन कौन है, इन चारों एनायन में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। ऑब्वियसली ये टेट्राहेड्रल वाला, क्योंकि इस क्लोरीन को संभालने के लिए 1 2 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाले हैं और एक ऑक्सीजन जिसने अभी अभी हाइड्रोजन को फेंका है नेगेटिव चार्ज वाला है। तो ये नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन थोड़ा सा डिसबैलेंस क्रिएट कर देगा, एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। तो इस नेगेटिव चार्ज वाले ऑक्सीजन की वजह से एनायन में थोड़ी सी हलचल मचेगी, लेकिन उस एनायन में यानी हेलोजन को स्टेबलाइज करने के लिए यहां पर 3 ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड वाले, तो यहां पर इसकी स्टेबिलिटी हाईएस्ट है, इसकी स्टेबिलिटी हाईएस्ट है। फिर इससे कम स्टेबल ये होगा क्योंकि इसके पास में 2 ऑक्सीजन है, फिर इससे कम ये होगा क्योंकि इस एनायन की तरफ जब पूरा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा तो इस क्लोरीन को संभालने के लिए एक ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पर ये लीस्ट स्टेबल होगा, ये लीस्ट स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन जाएगा इस एंड पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये एनायन के एक एंड पर भारी सामान आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने एक लकड़ी दे दी, फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने क्या करा, एक लकड़ी दे दी, ये आपने ऐसी लकड़ी उठाई, लकड़ी ऐसी लंबी है, या एक बांस दे दिया, एक लंबा सा आपको मैंने बंबू दे दिया, एक बांस दे दिया, वो आपने उठाया ऐसे। अब क्या है, इस बांस के एक कोने पर मैंने पानी की बाल्टी भरी हुई रख दी और एक तरफ मैंने खाली पानी की बाल्टी रख दी, तो आप किस तरफ झुकोगे, ऐसे हो जाओगे। क्यों, क्योंकि उस तरफ पानी की बाल्टी भरी हुई है तो आपका बंबू उस तरफ जाएगा और अगर आप ज्यादा यहां से उसको पकड़ने की कोशिश करोगे वो टूट जाएगा। अगर आप बांस को ऐसे पकड़ने की कोशिश करोगे और यहां से वो खाली है तो ऊपर उठेगा और यहां से भरा हुआ है तो वो नीचे जाएगा, लेकिन आप उसको बोलोगे कि नहीं तू ऊपर ही रहे, तू ऊपर ही रहे, तो उस जहां पर भारी बाल्टी है वहां पर एक टेंशन क्रिएट होगा और वो डंडा टूट जाएगा और बाल्टी नीचे गिर जाएगी। तो ये बंबू के ऊपर वो जो बांस है जिस पर एक तरफ खाली बाल्टी एक तरफ भरी बाल्टी है, एक डिसबैलेंस क्रिएट हो गया, एक अजीब सा एक कोने पर एक एंड पर टेंशन क्रिएट हो गया। इस वजह से ये बॉन्ड हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ये लीस्ट स्टेबल कहलाएगा। और यहां पर क्या है, यहां पर एक बांस, या यहां पर आप बीच में हो, आपको ऊपर से भी प्रोटेक्शन मिल रहा है, यहां से भी प्रोटेक्शन मिल रहा है और यहां से प्रोटेक्शन मिल रहा है, आपको 3 साइड से प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो आप बिल्कुल बीच में सिक्योर्ड हो। आप देख सकते हो ये बिल्कुल बीच में सिक्योर्ड है। तो अगर एक तरफ ऑक्सीजन की डेंसिटी बढ़ती भी है तो इस क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए, इस क्लोरीन को बचाने के लिए 3 तरफ से ऑक्सीजन सपोर्ट कर रहा है, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ भी जाए तो भी इस क्लोरीन की स्टेबिलिटी में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो सर स्टेबिलिटी से एसिडिटी का क्या कनेक्शन, भैया ये क्लोरीन बोलेगा कि तू अगर जाता हो तो तू जा, अपने को स्टेबल करने के लिए ऑक्सीजन है, तू जाएगा भी तो मुझे बेल आइकॉन फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बोलेगा ये, हाइड्रोजन तू जाएगा भी
तो मुझे बेल आइकॉन फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, तू जाता हो तो तू जा। लेकिन ये क्या बोलेगा, तू मत जा, तू जाएगा तो ये क्लोरीन और मेरा बॉन्ड टूट जाएगा, तू मत जा, तू मत जा, तू मत जा। समझ रहे हो? तो यहां पर जैसे ही H प्लस रिलीज होगा ये OCl लेस स्टेबल होगा। तो जब आप खुद सोचो, जब आप यहां पर स्टेबल बने बैठे हो तो आप क्यों इस हाइड्रोजन को भगाओगे और खुद लेस स्टेबल हो जाओगे? भाई अगर आपको अच्छी खासी नौकरी मिल गई है, आपको अच्छा 1 लाख रुपए महीना के पैकेज मिल रहा है, तो आप क्यों जॉब में उंगली करोगे? आप क्यों बोलोगे कि भैया मैं जॉब छोड़ देता हूं, घर बैठ जाऊंगा? ये तो बेवकूफी हुई। तो ये भी यही, यहां पर भी यही केस होगा कि जब H प्लस जाएगा तो ये OCl लेस स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये H प्लस को जाने ही नहीं देगा, ये H प्लस को जाने नहीं देगा। और जब H प्लस नहीं जाएगा तो हम तो एसिडिटी पढ़ रहे हैं, एसिडिटी में तो H प्लस रिलीज करना होता है, देयरफॉर इट विल नॉट रिलीज H प्लस, उतना जल्दी रिलीज नहीं करेगा ये। समझ रहे हो? ठीक है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एसिडिक नहीं होगा, एसिडिक तो ये सबसे ज्यादा होगा। HOBr और HOI में ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो OH का बॉन्ड तो कमजोर है, तो हाइड्रोजन तो रिलीज होगा, लेकिन हाइड्रोजन रिलीज करने के बाद फिर ये कमजोर हो जाएगा। तो ये सोचेगा, लेकिन ये लोग तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे, बिकॉज दे आर मच स्टेबल। तो क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? इसको थर्मल स्टेबिलिटी भी बोलते हैं कई जगह पर। ठीक है, तो as the oxidation number increases, the stability, कुछ कुछ लोग इसको थर्मल स्टेबिलिटी भी बोलते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट समझने के काम में आती है। सो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस एंड हेंस एसिडिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है एग्जाम में लिखने के लिए, बाकी तो चकाचक काम है, बाकी तो भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए इसको, जरा अच्छे तरीके से नोट कर लो। चलो अब एक लास्ट पॉइंट, ऑक्साइड्स, ऑक्सो एसिड्स का एक लास्ट पॉइंट जो इसी से जुड़ा हुआ है। बस यहां पर मैं एसिडिक प्रॉपर्टी की जगह ऑक्सीडाइजिंग पावर लिख दूंगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, उधर अपन ने शायद ए डाला था तो बी लिख देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर, ओपी मतलब तुम लोग ओवर पावर मत समझ लेना पबजी वालों, ऑक्सीडाइजिंग पावर बोल रहा हूं मैं, वरना तुम लोग लिखना लग जाओगे ऑक्सो एसिड ओपी, ऑक्सो एसिड ओपी। ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात कर रहा हूं मैं, ओवर पावर नहीं बोल रहा हूं मैं। हाँ, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर की हम लोग यहां पर बात करेंगे। अब यहां पर अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके पास में इतने सारे ऑक्सो एसिड्स हैं क्लोरीन के, इसकी जगह ब्रोमीन भी हो सकता है, इसकी जगह आयोडीन भी हो सकता है। अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसका होगा, तो बेटा यहां पर आंसर उल्टा हो जाएगा। यहां पर एसिडिक पावर ये थी, लेकिन यहां पर ऑक्सीडाइजिंग पावर उल्टी हो जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग नेचर यहां पर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसके पीछे क्या कारण है मैं आपको समझाता हूं। क्या ये रब करते हम लोग ये तो समझ ही गए हैं कि एनायन स्टेबल किसका होगा, जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ेगा उसका एनायन स्टेबल होता जाएगा। ठीक है, तो अब आपको जरा इसका आंसर में लिखने से पहले एक गोल्डन रूल समझा देता हूं। एक स्टार बनाकर सब लोग एक गोल्डन रूल लिखेंगे, जो यहां नहीं जो हर जगह काम में आएगा। आप देख लो कि उस सब्सटेंस की या उसके आयन की स्टेबिलिटी कितनी है या थर्मल स्टेबिलिटी कितनी है। थर्मल स्टेबिलिटी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडाइजिंग पावर के। मैं फिर से रिपीट करता हूं, थर्मल स्टेबिलिटी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडाइजिंग पावर के। समझना इस बात को। स्टेबिलिटी से क्या मतलब, अगर कोई चीज दुनिया में स्टेबल हो जाए तो फिर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने से भी सोचेगी। और क्योंकि हम लोग यहां पर ऑक्सीडाइजिंग पावर पढ़ रहे हैं, वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होगी, जिसमें या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा। तो अब जो चीज ऑलरेडी इतनी ज्यादा स्टेबल हो चुकी है, वो क्यों किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी? और अगर पार्टिसिपेट करेगी भी
और अगर पार्टिसिपेट करेगी भी तो यहां पर ये वाला कंपाउंड हाइड्रोजन छोड़ना चाहता है। हाइड्रोजन छोड़ेगा तो कोई हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, और अगर वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा तो वहां तो रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन आप तो ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात कर रहे हो कि सामने वाले को आप कैसा ऑक्सीडाइज कर रहे हो, तो जितनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी कम होगी। तो क्योंकि यहां पर आप लोग जानते हो दैट दिस मॉलिक्यूल इज हाईली स्टेबल, हम लोग सब जानते हैं कि ये मॉलिक्यूल हाईली स्टेबल होता है, इसलिए ये लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर रखेगा, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर लीस्ट होगी। वहीं पर इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसी होगी, हाईएस्ट होगी। क्यों हाईएस्ट होगी, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल है। तो जो चीज लीस्ट स्टेबल होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना और खुद क्या हो जाना, रिड्यूस हो जाना। अब एक बात समझो, इसको ऐसे भी देखते हैं, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है, सेल्फ रिड्यूस हो जाना एंड ऑक्सीडाइज कर देना किसको, दूसरों को। अब आप लोग सब जानते हो कि क्लोरीन +7 ऑक्सीडेशन फॉर्म में, ब्रोमीन +7 ऑक्सीडेशन फॉर्म में, और आयोडीन प्लस ऑक्सीडेशन फॉर्म में, डाउन द ग्रुप +7 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। क्यों, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। लेकिन क्लोरीन +7 ऑक्सीडेशन फॉर्म में मोस्ट स्टेबल पाया जाता है। क्लोरीन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोस्ट स्टेबल पाया जाता है। भाई किसी भी ग्रुप का आप देख लो उठा के, आप अगर सल्फर को देख लो तो +6 में ये मोस्ट स्टेबल है। आप फॉस्फोरस देख लो वो +5 में मोस्ट स्टेबल है। ठीक उसी प्रकार क्लोरीन +7 में मोस्ट स्टेबल है। और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा अंदर के शेल में, यानी कौन से शेल में, N-1 शेल में, वैलेंस के अंदर वाले शेल में DNF ऑर्बिटल आ जाएंगे, और DNF ऑर्बिटल का रिपल्शन बहुत कम होता है। इस वजह से ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं शो कर पाएंगे, ज्यादा अच्छी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 शो नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर आप देखो, इस वाले केस में क्लोरीन ऑलरेडी +7 ऑक्सीडेशन फॉर्म में है। अब ये यहां से +8 या +9 में तो जा नहीं सकता। अब ये यहां से +7 या +9 या उसमें तो जा नहीं सकता, मतलब खुद को और ज्यादा ऑक्सीडाइज तो कर नहीं सकता। अब इसके पास में एक ही ऑप्शन है कि यहां से +5 फॉर्म में चला जाए, मतलब खुद को क्या कर ले, रिड्यूस कर ले। लेकिन +5 फॉर्म में तो ये लेस स्टेबल होता है, क्लोरीन +5 फॉर्म में लेस स्टेबल होगा क्योंकि वो +7 फॉर्म में मोर स्टेबल है। तो आप खुद सोचो ना, क्लोरीन +7 से +5 में क्यों जाएगा, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ क्यों जाएगा। तो ये खुद को रिड्यूस करने से साफ साफ मना कर देगा कि मैं रिड्यूस नहीं होऊंगा। अगर ये रिड्यूस नहीं होगा तो दूसरा ऑक्सीडाइज कहां से होगा, जब ये खुद +7 से +5 में जाने से मना कर देगा, यानी खुद को रिड्यूस करने से जब ये मना कर देगा तो दूसरों को ऑक्सीडाइज कहां से करेगा। इसका मतलब है ये इस प्रकार की कोई हरकत नहीं करेगा, मतलब ये लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर रखेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत इसके अंदर। तो ये आपके पास में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न हो गया। ठीक है, तो बस बच्चों इतनी बात आपको ऑक्सो एसिड्स की याद रखनी है। बस इतनी चीज अगर आप लोग याद कर लोगे तो मजा आ जाएगा। बाकी कोई भी चीज ऑक्सो एसिड में आपको हेलोजेंस के याद करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस आज की क्लास में जितना पढ़ाया इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। थोड़े से डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, मन से कंसंट्रेशन से एक दो बार ध्यान से इमेजिनेशन करके पढ़ोगे तो ये कॉन्सेप्ट कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद से याद हो जाएंगे कि भैया +7 फॉर्म में क्लोरीन ज्यादा स्टेबल है और कम ऑक्सीडेशन स्टेट में कम स्टेबल है, क्लोरीन +3 फॉर्म में और कम स्टेबल होगा, क्लोरीन +1 फॉर्म में और कम स्टेबल होगा। तो ये खुद को रिड्यूस क्यों करेगा,
जब खुद को रिड्यूस नहीं करेगा तो दूसरों को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, तो हो गया खराब ऑक्सीडाइजिंग। लेकिन यहां ये तो कोशिश करेगा कि मैं +1 से +3 चला जाऊं, +3 से +5 चला जाऊं, है ना। तो ये तो सब तरीके की कोशिश कर सकता है, +1 से -1 में चला जाऊं। तो यहां पर जितना कम स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, तो बच्चों इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। इसके बाद HCl पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में, और उसके अगले वीडियो में इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। 2 वीडियो में ये पार्ट आपका ग्रुप 17 खत्म हो जाएगा, और लगभग 2 या 3 वीडियो ग्रुप 18 के लगेंगे, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस वीक में हम लोग चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इतना लिख लो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, बाकी की बातें अगली क्लास में। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।